नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। निषाद पार्टी की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद का एक बड़ा बयान आ गया है, जिसकी वजह से बवाल सामने आया है। उन्होंने बीजेपी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत का बयान दिया है। दावा किया है कि बीजेपी इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और 300 से ज्यादा सीटें जीत के रहेंगे। संजय निषाद की तरफ से बयान सामने आया है। पिछली सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, ये भी दावा यहां पर संजय निषाद ने कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपी में 7वें चरण के लिए मतदान जारी है और इसी बीच निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने एक दावा किया है कि बीजेपी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी और इस बार 300 पार करके पहुंच जाएंगे बीजेपी और गठबंधन की जो सीटें हैं। इस बार बड़ा दावा संजय निषाद की तरफ से यूपी चुनाव को लेकर किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के लिए दोपहर 1 बजे तक 35.51% वोटिंग की गई। सबसे ज्यादा वोटिंग हुई चंदौली जिले में, जहां पर 38.43% वोट पड़े हैं। मऊ की बात करें तो 1 बजे तक 37.08% वोट जो हैं पड़े हैं और यूपी में 1 बजे तक के कुल मतदान हम आपको बता रहे हैं 35.51% मतदान हुए हैं। और जिले वाइज आपको बताते चलें कि चंदौली में 38.43% वोटिंग हुई, आजमगढ़ में 34.63%, सोनभद्र में 35.87% वोटिंग हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। जौनपुर में 36.92% वोटिंग हुई है, भदोई में 35.69, वाराणसी में 33.62% वोटिंग की जा चुकी है। दोपहर 1 बजे तक की ये वोटिंग प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वोटिंग जारी है और इसी बीच 1 बजे तक के जो कुल मतदान के प्रतिशत हमारे सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि यूपी में 1 बजे तक कुल वोटिंग जो हुई है, जो कुल मतदान हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि मऊ में 37 से ज्यादा मतदान हो चुके हैं, 37.08%, जौनपुर में 36.92, भदोही में 35.69% वोटिंग हुई, चंदौली में 38.43, आजमगढ़ में 34.63, गाजीपुर में 34.15 और मिर्जापुर में 38.10% मतदान हुआ। सोनभद्र में भी 35.87% मतदान किया जा चुका है। अब बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों के बाद अब चीन ने एक बड़ा बयान दिया है। चीन ने कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका जारी रखेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम जरूरत पड़ने पर मध्यस्थता करने को तैयार हैं। तो विदेश मंत्री ने चीन और रूस संबंधों पर कहा है कि चीन और रूस की दोस्ती चट्टान की तरह पक्की है। आपको बता दें कि चीन का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब रूसी सेना ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन के लड़ाकू विमानों ने उनके क्षेत्र से हमले किए तो उसको मॉस्को और उसे देश का युद्ध में शामिल होना माना जाएगा। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इग्नोर कोनोशकेव की तरफ से बयान सामने आया, जहां उन्होंने रविवार को यह आरोप लगाया है कि यूक्रेन के कुछ लड़ाकू विमानों को रोमानिया और यूक्रेन के अन्य पड़ोसी देशों में तैनात किया गया है। हालांकि उन्होंने उन देशों का नाम नहीं बताया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। बुलंदशहर की तरफ से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में रसोई में सिलेंडर फटने से धमाका हो गया है। बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक बड़ा हादसा हो गया है। सिलेंडर फटने की वजह से यह धमाका हुआ है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिलेंडर फटने की वजह से भीषण धमाका और इस हादसे में पॉलिटेक्निक के 10 छात्र समेत 13 लोग झुलस गए हैं, जिसमें से 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बुलंदशहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये पूरा मामला, जहां रसोई में गैस सिलेंडर फटने की वजह से हादसा हो गया। हादसे में 10 छात्र समेत 13 लोग झुलस चुके हैं। 2 की हालत इस वक्त काफी गंभीर बनी हुई है। इस दौरान सभी छात्रों को फिलहाल रेस्क्यू कर अलीगढ़ के हायर मेडिकल सेंटर में रेफर कर दिया गया। खाना बनाने के दौरान किचन में अचानक फटा 5 किलो वाला गैस सिलेंडर। इस हादसे के बाद अब छात्रावास में अफरा तफरी का माहौल है।
तो वहीं पुलिस ने भी सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया है और बुलंदशहर के डिबई तहसील के पीछे स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां पर छात्रावास में ये धमाका हुआ। ये धमाका सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और घटनास्थल से सभी घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि 10 छात्र झुलस गए हैं, साथ ही 13 लोग और भी हैं जो गंभीर स्थिति में हैं और इस वक्त उनका इलाज जारी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बताते चलें कि रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 2 हफ्तों से ये जंग जारी है। रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइलों से और बमों से हमले कर रहा है। इस दौरान कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है। बता दें आपको कि लाखों की तादाद में लोग यूक्रेन से पलायन करने को भी मजबूर हो गए हैं। इसी बीच रूस से नाराज कई देश उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और अब न्यूजीलैंड ने भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन समेत 100 महत्वपूर्ण लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस लिस्ट में रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मुश्तिन, रक्षा मंत्री सरगोई शोइगु और विदेशी मंत्री सरगोई लेवरोव का नाम भी शामिल है। दुनिया की 5 प्रमुख तकनीकी कंपनियां गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट ने भी यूक्रेन पर आक्रमण करने पर रूस के खिलाफ ये प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए हैं। लेकिन ये फैसले अचानक नहीं आए। दरअसल यूक्रेन ने प्रमुख तकनीकी कंपनियों की उसी तरह से पैरवी की है जैसे उसने यूरोपीय संघ, नाटो और अमेरिका सरकार की सहायता मांगी थी। ऐसे में गूगल ने रूस में अपनी सेवाओं में ऑनलाइन विज्ञापन बेचना भी बंद कर दिया है। आपको बताते चलें कि फॉक्सटेल ने ऑस्ट्रेलिया में आरटी को हटा दिया है, लेकिन ये भी अभी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम में विज्ञापनों के साथ उपलब्ध है। इसका अर्थ ये निकलता है कि आरटी ऑस्ट्रेलिया में विज्ञापन से प्रत्यक्ष आय अर्जित कर सकता है, लेकिन यूट्यूब से कोई विज्ञापन आय नहीं। लेकिन गूगल सर्च और मैप दोनों रूस में उपलब्ध हैं। एप्पल गूगल से कई कदम आगे निकल चुका है और कंपनी ने रूस में सभी उत्पादों की बिक्री को निलंबित कर दिया है। एप्पल पे और अन्य सेवाओं को भी सीमित कर दिया गया है। इसने रूस के बाहर हर जगह एप्पल ऐप स्टोर से आरटी और स्पुतनिक को भी प्रभावित किया है। और यूपी के एटा जिले में जहां एक गांव में बाघ के होने से हड़कंप मच गया था, तो वहीं तत्काल पहुंचे वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक बाघ को रेस्क्यू कर लिया है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर लगभग दोपहर के 3:30 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद आखिरकार इस बाघ को वन विभाग की टीम द्वारा काबू कर लिया गया है। साथ ही उसे अब मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है और परीक्षण के बाद सरकार के निर्देश अनुसार उसको किसी चिड़ियाघर या सफारी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जंगल के क्षेत्रों से यहाँ आ गया था। अब ये जो एक छोटा सा भूस का कमरा था उसके ऊपर बैठा था, बाद में ये अंदर चला गया था। अब इसको केमिकल दे करके, दवाई दे करके हमने दूर से इंजेक्शन, जिसको ट्रैंकुलाइज कहते हैं, ट्रैंकुलाइज करके बेहोश कर दिया है। अब बेहोश करने के बाद इसको फिर होश में लाने की दवाई भी दे दी जा सकती है और अब हम इसको एक सेफ सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। अब इसका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद चेक करेंगे ये ठीक है क्या है, उसके बाद जो भी आगे निर्देश हमको दिए जाएंगे और टीम हमसे डिस्कस करेगी, उसके अनुसार आगे हम डिसीजन लेंगे। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई थी, ना डीएफओ एटा के पास ऐसी कोई खबर थी। यदि इस प्रकार की कोई खबर आई होती तो जैसे आज हम मौके पे तत्काल उपलब्ध हो गए हैं, तब भी हम होते और हमारे साथ पुलिस और प्रशासन भी होता और गाँव वालों के पास सबके नंबर है। आगे भी कभी आपके पास इस प्रकार जंगली जानवर की सूचना आए। और रूसी सेना ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को चेतावनी दे डाली है कि अगर यूक्रेन के लड़ाकू विमानों ने उनके क्षेत्र से हमला किया तो मॉस्को उसे उस देश का युद्ध में शामिल होना मानेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इग्नोर केनाशकोव ने रविवार को यह आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने कुछ लड़ाकू विमानों को रोमेनिया और यूक्रेन के अन्य पड़ोसी देशों में तैनात कर दिया है। हालांकि उन देशों का नाम नहीं बताया गया, लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर वो लड़ाकू विमान रूसी सैनिकों पर उन राष्ट्रों के क्षेत्र से हमला करते हैं तो इसे यह माना जा सकता है कि वो देश सैन्य संघर्ष में शामिल हो गया है। बता दें कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। शहरों में सीज फायर की घोषणा की गई है और उनमें कीव, खार्किव, सुमी और मरियोपोल शामिल है। दोपहर 12:30 बजे से लेकर सीज फायर का ऐलान किया गया और वहीं फ्रांस के कहने पर रूस की तरफ से यह कदम उठाया गया है। सुमी में अभी भी करीब 700 भारतीय फंसे हुए हैं।
और रुक करेंगे पंजाब का, जहां पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ रहे हैं। और नतीजों से पहले आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के नेता कैप्टन ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात गृह मंत्री के आवास पर की गई है, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस मुलाकात पर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैंने अमित शाह के साथ सामान्य चर्चा की है, परिणाम आने के बाद विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया है कि अमित शाह से पंजाब पर आम चर्चा की गई और इस बैठक का चुनाव से कोई नाता नहीं है। अमरिंदर से जब गठबंधन की स्थिति पर सवाल किए गए तो भी उन्होंने कहा कि मैं पंडित नहीं हूं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो भविष्यवाणी कर सके। अमरिंदर ने आगे कहा कि मेरी पार्टी ने अच्छा किया है, बीजेपी ने भी अच्छा किया है, देखते हैं कि क्या होता है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों के लिए दरअसल चुनाव करवाए गए थे, जहां पर कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी को भी अब पंजाब में आने के लिए पूरी कमर बीजेपी कस चुकी है और साथ ही कई अन्य दल भी पंजाब की इस सत्ता की होड़ में शामिल हैं। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए अब 12 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेनी सैनिक और रूसी सैनिकों का डटकर मुकाबला भी हो रहा है। यूक्रेन के साथ ही युद्ध इतना लंबा खिंचेगा, इसकी कल्पना खुद रूस ने भी शायद नहीं की होगी। हालांकि रूस की ताकत के आगे यूक्रेन कहीं नहीं टिकता और आज नहीं तो कल उसे मात दे ही देगा रूस। लेकिन रूस अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। खबर है कि रूस को जल्द से जल्द शिकस्त देने के लिए अब रूस सर्बिया के लड़ाकों को भर्ती कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरियाई लड़ाके रूस के लिए कीव कब्जाने में काफी मददगार हो सकते हैं, इसीलिए रूस इनकी भर्ती कर रहा है। बता दें कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया था और रूस साल 2015 में राष्ट्रपति बशर अली असद के आसन पर पक्ष में सीरियाई गृह युद्ध में घुसा हुआ था। ऐसे में अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि कुछ सीरियाई लड़ाके तभी से रूस में शामिल हैं और हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ऐसे कितने लड़ाके रूस के साथ हैं, लेकिन इस युद्ध में दोनों ही देशों की तरफ से विदेशी लड़ाके पहले से ही शामिल हो चुके हैं। और खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली के पास सारसा चौराहा स्थित ओवर ब्रिज के पास एक घुसियाना रोड पर बाइक सवार स्नैचर ने स्कूटी सवार छात्रा की चेन लूट ली है। तो वहीं मौके से स्नैचर चेन खींचकर फरार हो गया। साथ ही पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया है। तो वहीं छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। क्या नाम है? कहाँ रहती हैं? क्या हुआ है आपके साथ यहाँ? चैन चोरी हो गई, किसी ने खींच ली। कौन लोग आए थे? बाइक से थे या पैदल? एक ही आदमी था। कौन सी बाइक से थे, कुछ देखा था आपने? ये नहीं पता, दो भैया साथ में थे, उन्हें पता था क्योंकि वो भी मेरे साथ में मतलब आगे चल रहे थे। बाइक से नहीं आया, अकेले आया। मतलब इधर तरफ पुल उतरा और जो ITI वाली जो कट है ना। और अब रुक करते हैं बुलंदशहर की ओर। बता दें, बुलंदशहर से एक मामला सामने आया है। एक विवाद के चलते दोस्तों ने ही एक दोस्त की हत्या कर दी। मामला बुलंदशहर के शिकारपुर का है, जहां इन दोनों दोस्तों ने घर बुलाकर एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। तो वह मृतक का नाम सनी राघव बताया जा रहा है, जिसकी उम्र मात्र 22 साल है। परिजनों का आरोप है कि मामूली से विवाद को लेकर इन दोस्तों ने सनी की जान ले ली। तो वहीं परिजनों ने 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है और यह मामला दर्ज कर दिया गया है। तो वहीं पुलिस भी इस मुकदमे को दर्ज कर आरोपियों की तलाश करने में जुट चुकी है। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मानपुर रामपुर। अच्छा, क्या घटना हुई थी? घटना क्या हुई है, शराब पी के मारा है उन्होंने, दोनों ने। अच्छा, किसने? बॉडी और बबलू ने। अच्छा, किसे मारा है? सन्नी को, बेटे को। अच्छा, क्या नाम है उनका? मारने वाले का नाम है? मारने वाले का नाम बबलू है और बॉडी है। अच्छा, क्या ऐसी क्या घटना रही है, उन्होंने मर्डर किया आपके बेटे का? 15 दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था, एक विवाद हुआ था घोड़े के पीछे। अच्छा, जब उसने छेड़ दी थी कि